Hello everyone. I think you are all well. So in this lecture today we will discuss about the introduction of column and struts and some introduction of Euler's theory. Okay. So this is the continuous lecture of unit 4, that is the modulus 4 and lecture number 5. In the previous lecture we have discussed about the beam. Okay. So whenever the load applied on a beam, then there are a displacement from their original position, that is also known as the deflection. And if there was a linear vertical displacement, then that is the deflection in a beam. And angular displacement of a beam whenever the load applied to perpendicular of the central axis of the beam, that is rotational displacement, is known as the slope. Now we continue in this lecture. After beam there is a column. Okay, so we know column, how we discuss about the column and struts. Okay, so let me introduce to myself. First of all, myself Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department, BVD, NIIT. Okay, so this is the lecture number 5, module 4, column and struts. Okay, any member subject to axial compressive load is called a column or struts. Means if there is a vertical members and the load is applied on that member, that is a compressive load. Okay, axial load on the member, that member is known as column or struts. तो दोनों डिफरेंट हैं, कौन कौन सी क्राइटेरिया पे डिफरेंट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में. ओके, सो लेट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ये कोई वर्टिकल एक मेंबर है, ठीक, और इसके यहाँ पर ये लोड कोई भी अप्लाई हो रहा है, ठीक. तो इसको मैं कॉलम या स्ट्रेट बोलूंगा जिसपे एक्सियल लोड है, जो कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा होगा. तो देखिए, कॉलम आपका हमेशा लॉन्ग डिस्टेंस का होगा, वर्टिकल होगा. स्ट्रट्स क्या होता है, इट मे बी हॉरिजेंटल इंक्लाइन, ये हॉरिजेंटल भी हो सकता है, ये इंक्लाइन रहता है स्ट्रट्स. ओके, तो ये स्ट्रट्स आपका इंक्लाइन रहता है, और कॉलम होता है वो हमेशा वर्टिकल रहेगा. अ वर्टिकल मेंबर सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल कंप्रेसिव लोड कॉलम. एग्जांपल पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग्स. तो जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव लोड, ओके, उनको हम कॉलम्स बोलते हैं. एग्जांपल के लिए आपको पता है पिलर्स ऑफ बिल्डिंग्स जो है वो सब कॉलम्स होते हैं. कॉलम आप समझ सकते हैं जिसकी लेंथ अगर ज्यादा है तो, और वो वर्टिकल होना चाहिए बिल्कुल, तभी उसको हम कॉलम कहेंगे. कोई भी मेंबर अगर इंक्लाइन है, एंड इंक्लाइन मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रट्स. अब अगर इसी को मैं ऐसे बता दूं कि ये आपका इस तरीके से हो, किसी भी तरीके से, ओके, और इसके एक्सिस पर ये ऐसे लोड लग रहा हो पी, ओके, तो ये आप बताइए कॉलम होगा कि नहीं? ये कॉलम नहीं होगा. कॉलम हमेशा वर्टिकल मेंबर, जैसे पहला वाला है वो वर्टिकल मेंबर आपका कॉलम हो गया. सेकेंड वन इज द इंक्लाइन मेंबर सब्जेक्टेड टू द एक्सियल कंप्रेसिव लोड. यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसिव लोड लगेगा. ओके, तो उस कंप्रेसिव लोड जब लगता है तो किसी इंक्लाइन मेंबर को, तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं. अब इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जैसे आप ट्रस यूज करते हो स्ट्रक्चर में, तो ट्रस में ये मेंबर्स जो यूज होते हैं वहां पे इनका काम होता है. स्ट्रट में ऑल्सो भी हॉरिजेंटल मेंबर. स्ट्रट जो होता है ये हॉरिजेंटल मेंबर भी हो सकता है, और उस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होना चाहिए. ओके, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बट ऑल्सो ऑन इट्स लेंथ and the manner in which the ends of a column are held. अब ये कह रहे हैं कि लोड्स कैरिंग कैपेसिटी अब जो कंप्रेसिव मेंबर्स की होती है वो केवल और केवल इसके जो कॉलम है, जो भी मेंबर है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही डिपेंड नहीं करता है. ओके, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया ये मैंने बना दिया आपकी इसकी स्ट्रट की, तो केवल क्रॉस सेक्शन एरिया पे नहीं, उसकी लेंथ पर भी डिपेंड करता है. ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी कॉलम है उसकी लेंथ अगर बहुत ज्यादा मच ग्रेटर देन इसकी डायमेंशंस हैं, तो उस पॉइंट पर अगर वो कॉलम होगा वो मेंबर, और उस पे जब कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा होगा तो वहां पर क्या होगा, इट मे बी फेल इन अ बकलिंग
मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि बकलिंग क्या होता है और बेंडिंग क्या होता है। यहाँ पर बेंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, बकलिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेगा। अगर शॉर्ट कॉलम होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पे क्रसिंग होगा। तो दो चीजें होंगी कॉलम में, एक बकलिंग होगा और एक क्रसिंग होगा। ओके, तो जब कॉलम की डायमेंशन आपकी बहुत ज्यादा होती है इन कंपेयर टू क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, उसकी लेंथ ज्यादा हो, तो उसको हम लोग लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। वो डिवीजन आप कॉलम में देखेंगे अभी। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मेंबर है डिपेंड नॉट ओनली इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया बट आल्सो इट्स लेंथ एंड द मैनर इन विच द कॉलम आर हेल्ड। की एंड्स जो होते हैं वो फिक्स हैं या आपके जो एंड्स हैं वो आपके फ्री हैं कॉलम के, या आपके पिन ज्वाइंट हैं, तो उन पे भी डिपेंड करते हैं कि कितना लोड कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कॉलम और स्ट्रेट्स क्या है, ये मेंबर्स हैं जो कि स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। जो बिल्डिंग आपकी कोई भी होगी उसमें होंगे। वर्टिकल बिल्कुल जो होगा मेंबर जिसकी लेंथ काफी ज्यादा हो इन कंपेयर टू द उसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो होंगी, तो वो कॉलम कहलाएगा और वो बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए। अगर वो इंक्लाइन है या हॉरिजेंटल तक हो जाए बिल्कुल, तो उसी मेंबर को हम लोग, उसकी लेंथ थोड़ी कम रहती है कॉलम के कंपेयर में, उसको बोलते हैं स्ट्रट्स। और स्ट्रट्स को हम ट्रस में यूज करते हैं, ट्रस जो बनाते हैं। और जैसे पिलर्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं उसको हम लोग कॉलम का एग्जांपल है। कंडीशंस क्या होती है कि अगर हम कॉलम की इक्विलिब्रियम ऑफ कॉलम की बात करें तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉलम में क्या बात होगी कि या तो वो कॉलम आपका स्टेबल हो सकता है या वो अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा। ओके, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में कि वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, आइदर इट इज अ न्यूट्रल। ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कॉलम का मतलब ये हुआ कि कैसे कॉलम किस कंडीशन पर वो स्टेबल रह सकता है, कितना लोड अप्लाई करेंगे। whenever it is unstable either it is neutral condition कब कैसे रहती है। ओके, उसको मैं बात बताऊंगा अभी। और क्रिटिकल और क्रिपलिंग और बकलिंग लोड। ओके, क्रिटिकल लोड कहिए, उसको क्रिपलिंग लोड कहिए, बकलिंग लोड कहिए। तो लोड एट विच बकलिंग स्टार्ट, मतलब जो भी हमारा कॉलम होगा, जो भी मेंबर होगा बिल्कुल वर्टिकल अगर है, उस पे हम एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। ओके, याद रखिएगा, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं। और अब वो लोड अगर कॉलम की स्ट्रेंथ जितनी है कि वो बियर कर रहा है उस लोड को, ओके, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसके बाद अगर हल्का सा भी लोड आपने लगाना शुरू किया एक्स्ट्रा, देन वहां पे बकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उस लोड को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल, क्रिपलिंग और बकलिंग लोड बोलेंगे। ओके, कॉलम इज सेट टू हैव डेवलप्ड एन इलास्टिक इनस्टेबिलिटी। और कॉलम जो होगा वो हम बनाएंगे इलास्टिक इनस्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आपकी बात थी कि इक्विलिब्रियम ऑफ कॉलम स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम इज वन इन विच अ बॉडी इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑन बीइंग डिस्प्लेस्ड स्लाइटली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा कि अगर कॉलम मेंबर्स जो है उस पर जो लोड अप्लाई कर रहे हो उसके कारण स्लाइड हल्का सा थोड़ा कुछ अगर पोजीशन उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज किया, बट आफ्टर द रिमूविंग द लोड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं सॉरी, इसमें देखिए ये अगर आपको पास कोई तो इसमें अगर हमने एक बॉल रख दी और बॉल में अगर हमने कोई भी हल्का सा पुश पुल किया, इसको हल्का सा इसको डिस्टर्ब किया इसके ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये क्या करेगा, ये मूव करेगा ऐसे दोनों डायरेक्शन में और आफ्टर सम टाइम इट कम्स इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये स्टेबल की इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। सेम इसी तरीके से अगर हम कॉलम की बात करें तो उस कॉलम में भी क्या होता है कि जब कभी भी लोड अप्लाई होता है और अगर लोड थोड़ा भी स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका थोड़ा, तो अगर लोड रिमूव कर दिया जाए तो वो रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉलम। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इज वन इन विच अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम ऑन बीइंग डिस्प्लेस्ड डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन but its motions stops and resume its equilibrium state in its new position. Means if we consider example like a wall on the surface, if we remove wall from point A to B, then it remain stable at the point B. Okay, it not regain the position of A. तो ये क्या न्यूट्रल कंडीशन है। अगर आप इसमें कॉलम की बात करें
तो कॉलम में एक लोड लगाया तो वो लोड अगर हल्का सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट किया उसने तो बस वहीं पर भी स्टेबल रहेगा, वो उस पोजीशन पे ही रुका रहेगा, रिगेन भी नहीं करेगा और फेल भी नहीं करेगा, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो गया। जैसा कि यहाँ पर भी डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से कोई बॉल को अगर हम मूव करा रहे हैं तो वो जैसे आप हल्का सा मूव कराओगे वो जो उसी पोजीशन पे ही जाके स्टेबल हो जाएगी। ओके, सेम चीज होती है, तो इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज वन इन विच अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम ऑन बीइंग स्लाइटली डिस्टर्ब्ड moves away from its equilibrium position and loses its state of equilibrium। एग्जाम्पल कि अगर ये हमारा कोई स्टेबल था, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, लेकिन अगर हमने इसमें हल्का सा भी उसको डिस्टर्ब किया, आफ्टर दैट इट रिमूव द स्टेबिलिटी एंड इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लाइक इन एग्जाम्पल दिस, इफ दिस surface on this surface there is a wall, if we disturb this wall then it move in this direction, either in this direction, but it is not again comes on the original position and not a stable condition. Okay, so this is the unstable equilibrium condition. Like in columns, these three conditions also for the equilibrium. Okay, stable, neutral and unstable equilibrium। और कैसे वो होंगे ये बात आप समझ गए होंगे। बकलिंग लोड क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि द मैक्सिमम लोड विच अ कॉलम कैन सपोर्ट बिफोर बिकमिंग अनस्टेबल इज नोन एज अ बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड और क्रिटिकल लोड्स। ओके, तो वो लोड जिसपे कॉलम पे, अगर कोई कॉलम आपका है, वर्टिकल मेंबर आपने है स्ट्रक्चर में, जो कि कॉलम होते हैं आपके पिलर्स होते हैं तो उनको कॉलम बोलते हैं। तो वो कॉलम्स में क्या है कि अगर आपने कोई लोड लगाया तो उस लोड को वो गेन कर सकते हैं, उस लोड की उनमें इतनी स्ट्रेंथ है, डिजाइन करते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम लोड कि जिस उसके बाद अगर हल्का सा भी लोड आपने बढ़ाया देन वो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस कर देगा। इसका मतलब वो फिर हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, बकल हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, जिस तरीके का मेंबर होगा तो वो हमारी फेलियर कंडीशंस आ जाएंगी। तो उसी को हम लोग बोलेंगे बकलिंग लोड, मतलब द मैक्सिमम लोड विच अ कॉलम कैन सपोर्ट बिफोर बिकमिंग अनस्टेबल इज नोन एज बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड, और क्रिटिकल लोड भी उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बकलिंग लोड क्या होता है। At this stage, the maximum stress in a column will be less than the yield stress, crushing stress of the material। देखिए कॉलम और स्ट्रेस दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा कि कॉलम जो होगा, कॉलम में आपका बकलिंग स्टार्ट होगी इन कंपेयर बिफोर द क्रशिंग। स्ट्रेट में क्या होगा, या शॉर्ट कॉलम की बात की जाए, जो लॉन्ग कॉलम होगा उसमें बकलिंग होगी। शॉर्ट कॉलम की बात की जाए अगर, तो उसमें क्या होगा, क्रशिंग हो जाएगी बकलिंग से पहले। ओके, तो हमको एक स्टेज मिलेगी। एट दिस स्टेज जब बकलिंग लोड होगा द मैक्सिमम स्ट्रेस इन अ कॉलम विल बी लेस देन द यील्ड स्ट्रेस, मतलब जो क्रशिंग स्ट्रेस होगी उससे हमारी कुछ ना कुछ कम ही होगी, उसी पे बकल हो जाएगा तो क्रश की तो बात ही नहीं आएगी। ओके, जैसे कि अगर ये कॉलम आपका है, अब इस पे आपने कोई भी लोड अप्लाई किया, ओके, ये पी फोर्स लगा रहे, तो अब क्या है कि ये मेंबर हमारा अगर इस तरीके से बकलिंग हो गया, ठीक, तो क्रश नहीं होगा। अब क्रश इसके बाद में हो रहा होगा तो ये क्या हुआ, जो यील्ड स्ट्रेस है, क्रशिंग स्ट्रेस है, उससे कम ही स्ट्रेस इस लोड के कारण जनरेट हुई होगी। ओके, एट दिस स्टेज तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन द कॉलम विल बी लेस देन द यील्ड स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। द बकलिंग टेक प्लेस अबाउट द एक्सिस हैविंग मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन और लीस्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी कॉलम है, ओके, ये कॉलम आपका है, कोई भी इस पे लोड अगर अप्लाई कर रहे हो तो बकलिंग किसके अलॉन्ग होगा, ये पॉइंट याद रखना है कि अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये मान लीजिए आपका इस तरीके से आपका रेक्टेंगुलर है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई आपकी। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निकालेंगे, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। ओके, अब ये देखेंगे कि कौन सी हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम आ रही है। अगर आई एक्सेस कम आ रही है तो इसी के अलॉन्ग हमारी बकलिंग होगी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अगर आई वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी जो है आई वाई वाई कम आ रही है तो इसका मतलब जो कॉलम की बकलिंग है वो वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन का टर्म जो आया है कि द बकलिंग टेक्स प्लेस अबाउट द एक्सिस हैविंग
मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन और लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको पता है जो रेडियस ऑफ गायरेशन जो रहेगी आपकी, तो वो हो जाएगी आई अपान ए। तो आई जो मिनिमम होगी उसी तरीके से रेडियस मिनिमम होगी। तो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हो इधर लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सेस के अलॉन्ग मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसी के अलॉन्ग बकलिंग होगी। ओके, तो मैक्सिमम वाले की तरफ तो जाने नहीं, क्योंकि उससे पहले हमारा फेल कर जाएगा। तो हमें जो डिजाइन करनी है वो मिनिमम रेडियस ऑफ लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलॉन्ग ही आपको क्या नाम उसको डिजाइनिंग करनी है कॉलम की। ओके, सेफ लोड क्या होता है? इट इज द लोड टू विच अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एंड इज वेल बिलो द बकलिंग लोड। इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द बकलिंग लोड बाय अ सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो बकलिंग लोड होगा, बकलिंग लोड पे हमारा क्या करेगा, वो मैक्सिमम लोड होगा जिसके बाद वो हमारा कॉलम बकल कर जाएगा। तो हमको सेफ लोड चाहिए, ना कि हमने मेंबर पे कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया और मेंबर खड़ा किया पिलर, उसके बाद वो बकल कर गया। तो सेफ लोड हमें रखना है। तो सेफ लोड क्या करोगे, जो बकलिंग लोड होगा जिसमें मेंबर फेल कर रहा होगा उसको हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा सेफ लोड आ जाएगा। बकलिंग लोड डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और डिफरेंट कंडीशन का अलग अलग लेते हैं। ओके, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या रहेगा, द रेशियो ऑफ क्रिटिकल लोड टू द अलाउएबल लोड ऑन अ कॉलम इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी फैक्टर। अगर किसी जगह पे आपको स्टेबिलिटी फैक्टर पता करना है तो ये पता ध्यान रखिएगा कि जो रेशियो ऑफ क्रिटिकल लोड टू द अलाउएबल लोड होता है कॉलम का, उसको हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फेलियर। शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग कॉलम होंगे आपके। तो याद रखना है शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम और लॉन्ग कॉलम क्या होते हैं। शॉर्ट कॉलम जो होंगे उसमें क्या होगा, आपका क्रसिंग होगा। मैं अगर इस बेसिस पे बात करूं तो शॉर्ट कॉलम में क्या होगा, हमारा क्रसिंग होगा। लॉन्ग कॉलम में क्या होगा, बकलिंग होगी। और मीडियम कॉलम में आइदर क्रसिंग और बकलिंग बोथ हो सकती है। पहली कंडीशन हो गई तीनों को डिवाइड करने की। ओके, अदर कंडीशन हो गई शॉर्ट कॉलम की, आपको पता है कि लेंथ भी कम होगी लॉन्ग कॉलम के कंपेयर में, और मीडियम कॉलम जो रहेगा वो मीडियम रहेगा। दूसरी चीज ये रहती है कि हमारा जो उसमें शॉर्ट कॉलम जो होगा हुज लेंथ इज सो रिलेटिवली टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया दैट फेलियर्स अकर्स मेनली ड्यू टू द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली एंड द रोल ऑफ बेंडिंग इज नेग्लिजिबल। क्योंकि इसमें बेंडिंग का रोल नहीं रहेगा, इसमें क्रसिंग वाली चीज आ जाएगी। ओके, मीडियम कॉलम होगा हुज लेंथ इज रिलेटिवली टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट फेलियर्स अकर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट आइदर कंप्रेसिव स्ट्रेस आइदर बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, तो दोनों के कारण हो सकता है वो मीडियम रहेगा। लॉन्ग कॉलम क्या होगा, हुज लेंथ इज रिलेटेड टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। शॉर्ट कॉलम में जो उसकी क्रॉस सेक्शनल की एरिया होती है उसके अराउंड ही लेंथ रहती है कॉलम की, उसके इक्वली रहती है। और लॉन्ग कॉलम में जो होता है हमारी जो लेंथ ऑफ कॉलम होती है उसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से मच ग्रेटर होती है। मीडियम में थोड़ा ज्यादा होती है और थोड़ा उसके आसपास रहती है इक्वल में। ओके, तो लॉन्ग कॉलम में हुज लेंथ इज सो रिलेटेड टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया दैट फेलियर्स अकर मेनली ड्यू टू द बेंडिंग स्ट्रेस एंड द रोल ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेग्लिजिबल। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम है। आपके 3 टाइप्स के कॉलम हैं। तो अब आप समझ गए हो यहाँ पर कि कॉलम में हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉलम क्या होता है, कौन सा बकलिंग लोड होता है, कौन सा सेफ लोड होगा, स्टेबिलिटी उसका आपका क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, ये चीजें आप जान चुके हो। अब हमको ये देखना है कि जो कॉलम है जिसपे लोड कोई अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए कौन कौन सी थ्योरी आई। तो देखिए, कॉलम एंड स्ट्रेस विच फेल बाय द बकलिंग में बी एनालाइज्ड बाय द आइलर्स थ्योरी। ओके, याद रखिएगा, जो इसका मतलब क्या है, लॉन्ग कॉलम हमारे बकलिंग से फेल कर रहे थे। ओके, तो बकलिंग से जो फेल करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, वो आपका एक थ्योरी दी है आइलर्स ने। तो आइलर्स थ्योरी के हिसाब से वो आपका एनालिसिस हुआ है उसका। ओके, तो कॉलम्स एंड स्ट्रेस विच फेल बाय बकलिंग मे बी एनालाइज्ड बाय द आइलर्स थ्योरी। एज्यूम्शंस, अब आइलर्स थ्योरीज के लिए पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर कंडीशन पढ़ेंगे कॉलम्स की, तो उससे पहले कुछ एज्यूम्शंस लेते हैं। क्या एज्यूम्शंस लेंगे, यूलर्स थ्योरी को पढ़ने के लिए, कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए कि कॉलम इनिशियली क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ओके, बिल्कुल, क्योंकि जो मटेरियल से हम बना रहे हैं वो बिल्कुल हमारा स्ट्रेट बनना चाहिए, उसमें थोड़ा भी किधर को भी इंक्लाइन नहीं होना चाहिए कॉलम का। द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, क्रॉस सेक्शन जो रहेगा उसका यूनिफॉर्म रहना चाहिए। द लाइन ऑफ ट्रस्ट coincident exactly with the axis of column. The material is homogeneous and isotropics. कॉलम का जो मटेरियल जिससे हम बना रहे हैं वो भी हमारा होमोजीनियस रहना चाहिए।
द सॉर्टिंग ऑफ द कॉलम ड्यू टू एक्सियल कंप्रेशन इज नेग्लिजिबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉलम सॉर्टिंग हो जाए उस पर जब हम लोड लगा रहे हैं। ओके, तो ये कुछ एज्यूम्शंस हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन जो कॉलम्स की होती है वो यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर एक्चुअली उसको मार रहे हैं कि जो लोड अप्लाई हो रहा होगा वो एक्चुअली होगा। तो यहाँ पर आपको देखिएगा कि यूलर्स थ्योरी के बेसिस पे हमको 4 कंडीशंस पढ़नी है जो कि कॉलम्स की पढ़नी है। ओके, वो 4 कंडीशंस केस हैं यूलर्स ने डिफाइन किए हैं, उसमें से मैं पहला केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वो 4 क्या है आपको बता दूं कि एक केस होगा जिसमें कि आपका कॉलम क्या रहेगा कि बोथ एंड्स आपके जो होंगे वो आपके पिन हो सकते हैं। ओके, बोथ एंड्स पिन हो सकते हैं। दूसरा कॉलम हो सकता है एक एंड फिक्स हो और दूसरा फ्री हो आपका। ओके, ये वाला फ्री एंड होगा और ये फिक्स्ड होगा। ओके, यहाँ पे पिन जॉइंट है। तीसरा आपका एक केस होगा कॉलम का एंड जिसमें क्या होगा आपके बोथ पॉइंट्स फिक्स होंगे। ठीक, ये बोथ फिक्स होंगे। फोर्थ में आपका हो जाएगा एक आपका पिन होगा एक फिक्स होगा। ओके, तो इस तरीके से 4 केस आपको पढ़ने हैं। उन चारों केसों में आपको ये देखना है कि ये बकलिंग लोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, कॉलम की देखो बताया था कि ना कि कॉलम की जो भी स्टेबिलिटी है वो उसके केवल मटेरियल पे ही नहीं रहती है, उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे ही नहीं रहती, उसकी जो बोथ एंड्स होते हैं उनकी फिक्सिडिटी पे भी उसकी डिपेंड करती है। ओके, स्टेबिलिटी। तो उसी में से सबसे पहला जो केस है आपका बोथ एंड्स हिंज हैं आपके। ओके, दोनों एंड्स क्या हैं आपके हिंज है और ये कोई कॉलम आपका है, ये वाला कॉलम है, इस पे पी कोई लोड अप्लाई हो रहा है। ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट आपका क्या है हिंज है आपके। ओके, तो जब हमने लोड अप्लाई किया तो मान लीजिए ये हमारा बकल हुआ तो ये इस तरीके से इसमें डिस्प्लेसमेंट आया। मैं किसी भी क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पे कोई कट कर दूं क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वाई। ओके, वाई ये डिस्प्लेसमेंट आया तो इसको अगर मैं उठा के लाऊं इस क्रॉस सेक्शन को कट करूं तो देखिए यहाँ पर इस वाई डायरेक्शन ये मान लिया हमने, तो ये पी हमारा फोर्स जो अप्लाई हो रहा होगा। तो अब ये पी क्या करेगा, ये वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट पे लग रहा है तो यहाँ पे मूवमेंट जनरेट करेगा। वो कितना होगा, इस डिस्टेंस कितना है वाई और लोड फोर्स कितना है पी, तो पी वाई हो जाएगा। ओके, तो ये पी वाई आपका हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे हमें पता इलास्टिक इक्वेशन ये होती है, तो हमारा मूवमेंट ई आई इक्वल टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी वाई हो जाएगा। ये देखिए क्लॉकवाइज इस साइड में हो रहा है तो इसलिए माइनस पी वाई हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अल्फा हमने ले लिया है पी अपन ई आई स्क्वायर। ये हमारी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर ले लेंगे कि ये कैसे सोल्यूशन आया। ये वाला सोल्यूशन y इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके, आफ्टर दैट हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे ये वाली, आप याद रखिएगा सेम टू सेम जैसे बीम में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ये बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, उस पे v इक्वल टू 0 हो जाएगा एक्स एल वाई एल, देन ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। ये कंडीशन लगाओगे v की वैल्यू 0 हो गई तो ये चला गया। उसके बाद ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि दोनों कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, तो पूरा वो आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया ये वाला टर्म हमारा 0 के इक्वल रख दीजिए। यहाँ से साइन अल्फा 0 अगर रखोगे तो यहाँ से हमें अल्फा इक्वल टू पाई पान एल मिल जाएगा। इसको हम इस फार्मूले में रख दें अल्फा स्क्वायर ई आई, तो पी इक्वल टू और अल्फा की वैल्यू आप यहाँ देखिए पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ई आई, ये वैल्यू रखेंगे तो पाई स्क्वायर ई आई अपान एल। ओके, तो ये आपको पहला क्रिपलिंग लोड जो आपको मिल गया है बकलिंग लोड पीई की वैल्यू। ओके, तो ये जो आपको पीई की वैल्यू मिली है फर्स्ट केस में पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ई आई, तो जब हमारे बोथ एंड जो हैं वो क्या होंगे आपके हिंज होंगे, देन हमारा ये पहला मिला है कि पीई इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर। ओके, इसके और जो हैं 3 केस हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर इन सबको कंपेयर करेंगे आपस में। ओके क्लास, थैंक यू।